वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग जो है अपनी साइंस क्विज वापस लेके चल रहे हैं और साइंस क्विज में हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये क्वेश्चंस बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं जो अपने एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को जो है ध्यान से पढ़ें, बराबर ना। और अगर आपको इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन होता है या किसी प्रकार की कोई माइंड में दिमाग में अपने डाउट आता है तो आप लोग जो है अपने कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। ओके, आपके कमेंट ही जो होते हैं जो हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए आपके हर कमेंट का हम लोग जो है आंसर देंगे। और वीडियो पढ़ने के बाद में आप लोग जो है देखने के बाद में आप लोग कमेंट जरूर दें कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। ओके, और जब आप पेपर सेट करते हैं तो आप बताइएगा कि इसमें से जो है कितने क्वेश्चंस जो है अपने इस पेपर सेट में मिलते हैं और आगे वाले आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है आने के कितने चांसेस होते हैं। ओके, तो चलो हम लोग अपने साइंस क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि साइंस क्विज का क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, बराबर। तो चलो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा ये है, तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाती हैं। ओके, तारे जो होते हैं वो प्रकाश के किस गुण के कारण जो है टिमटिमाते हैं। तो आपको पता होगा कि तारे जो होते हैं वो अपवर्तन के कारण जो है वो टिमटिमाते हैं। अब अपवर्तन क्या चीज़ होती है वो मैं आपको एक बार वापस यहाँ पर बता देता हूँ कि देखो, एक अपना ये माध्यम हो जाता है, इसमें दो माध्यम होते हैं, एक ये माध्यम जिसे हम लोग बोलते हैं वायु वाला माध्यम और एक हमारा ये माध्यम होता है जल वाला माध्यम। देखो, कोई माध्यम जो है कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वायु और जल ही हो, कुछ भी माध्यम हो सकता है। ओके, ये हमारा हो जाता है सघन माध्यम और ये हमारा हो जाता है विरल माध्यम और यहाँ पर ये हो जाता है हमारा सघन माध्यम। ओके, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि जल और वायु हो, बराबर। फिर भी हम लोग इसको समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है कि प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बीच वाला क्या है, अभिलंब है, बराबर। तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, या फिर प्रकाश की तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सतह पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तन कहते हैं, बराबर। चलो फिर तारों से, जैसे आपको पता होगा, जैसे ये अंतरिक्ष में हमारे क्या है, तारे, यहाँ से ये प्रकाश आता है फिर हमारे ये वायुमंडल में प्रवेश करता है। ओके, तो एक तो हमारा ये माध्यम हो गया विरल माध्यम और एक हमारा ये हो गया सघन माध्यम, बराबर ना। जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तब क्या होगा, ये जो है अपने अभिलंब की ओर या फिर जो इसका प्रकाश जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, मुड़ा हुआ हम लोगों को प्रतीत होता है, जिसके कारण वो टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। ओके, तो तारे प्रकाश के किस गुण के कारण टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण जो है वो हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ, देखते हैं क्या है। प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से होता है। अब ये सीधी सी बात है, क्या होता है, कम होता है, अनिश्चित होता है, बराबर होता है या फिर अधिक होता है। तो ये आपको पता है कि प्रकाश का वेग जो होता है वो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे देखो, बिजली जब चमकती है तो बिजली की जब बादल कड़कड़ाते हैं या फिर बिजली चमकती है तो क्या होता है, बिजली की चमक हम लोगों को पहले सुनाई देती है और बादल की गड़गड़ाहट जो होती है वो बाद में सुनाई देती है। यानी कि बिजली की जो चमक होती है वो हमें पहले दिखाई देती है और बादलों की गड़गड़ाहट जो है वो बाद में सुनाई देती है। ओके, और एग्जाम्पल देखें तो वायुयान अगर हमारे आकाश में अगर उड़ रहा है तो वो आगे की तरफ चला जाता है, फिर हम लोगों को जो है आवाज़ जो है बाद में सुनाई देती है। क्यों, क्योंकि ध्वनि की चाल जो होती है वो प्रकाश की चाल से क्या होती है, कम होती है। ओके, तो प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से क्या होता है, तो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बराबर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक रंग है, प्राथमिक रंग कौन सा है,
तो प्राथमिक रंग कौन सा होगा? आर जी और बी, RGB, राजस्थान ग्रामीण बैंक। इसको इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। आर का मतलब होता है रेड, जी का मतलब होता है ग्रीन, बी का मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला, नीला हरा और लाल, लाल हरा और नीला। तो ये देखो कहाँ पर है, तो लाल हरा और नीला, लाल हरा और नीला, ये रहा हमारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा अपना डी। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो प्राथमिक रंग कौन से होंगे? RGB यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ओके, चलो देखो, हाँ ये प्राथमिक रंग है और प्राथमिक रंग से जो है वो दूसरे रंग जो है वो बनाए जाते हैं। अब कैसे? इन तीनों कलरों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो अपना क्या बनता है? व्हाइट बनता है। ओके, फिर अगर हम लोग देखते हैं कि ये अगर इसको और इसको मैं मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? मैजेंडा। और रेड और ग्रीन को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? येलो। और ग्रीन और ब्लू को मिलाऊंगा तो क्या बनेगा? पीकॉक नीला, पीकॉक नीला। अब देखो एक ट्रिक है इसको याद करने की, राजस्थान ग्रामीण बैंक MY माई पैन कार्ड नंबर। ओके, यानी आर और बी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? मैजेंडा। आर और जी को मिलाओगे तो वाई बनेगा, जी और बी को मिलाओगे तो पीकॉक नीला बनेगा, और इन तीनों को अलग अलग मिलाओगे तो क्या बनेगा? व्हाइट। अब इसके अलावा अगर किसी को भी मिलाते हो तो उसमें क्या बनता है? व्हाइट कलर बनता है। ये चीज जो है ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर रेड और ब्लू को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो मैजेंडा रंग जो है वो प्राप्त होगा। ओके, रेड और ग्रीन अगर मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो येलो। जी और ग्रीन और ब्लू मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो पीकॉक नीला। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। राजस्थान ग्रामीण बैंक माई पैन कार्ड नंबर। ओके, चलो तो ये क्वेश्चन जो है तो ध्यान में रखना। आगे हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। प्रकाश है, प्रकाश क्या है? अदृश्य गैस है, या अदृश्य शक्ति है, या फिर ऊर्जा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको जो प्रकाश पढ़ाया था उसमें सबसे पहली लाइन भी यही लिखी थी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और यह ऊर्जा जो होती है हमें सूर्य से सबसे अधिक प्राप्त होती है। सूर्य से हमें प्रति सेकेंड कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 2 इंटू 10 की पावर 26 जूल कैलोरी प्राप्त होती है। तो यहां से अपन को ये चीज ध्यान में रखनी है कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितने में? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। एग्जिट कहा जाए तो कितना होता है? 499 सेकेंड। 8 मिनट और 19 सेकेंड, 8 मिनट और 19 सेकेंड में जो है सूर्य का प्रकाश अपने पृथ्वी तक जो है पहुंच जाता है। बराबर। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड का समय लगता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रकाश की प्रकृति है, मतलब प्रकाश जो है किस प्रकार की प्रकृति को जो है प्रदर्शित किया गया है। ये मैं आपको प्रकाश में जब प्रकाश के सिद्धांत पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने आपको बता रखा है कि प्रकाश की कौन सी प्रकृति होती है। तो आप लोग अपने प्रकाश के जो वीडियो बनाया हुआ है मेरे द्वारा, उस वीडियो को अगर आप लोग देखते हो तो प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस होता है उन सारे क्वेश्चनों को आप लोग जो है सॉल्व कर लोगे। ओके, तो यहाँ से अपना जो इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो क्या आता है कि तरंग और कण जो होते हैं दोनों प्रकार की जो है प्रकृति प्रकाश जो है प्रदर्शित करता है। तो हम लोग यहाँ पर दे देंगे आंसर नंबर सी, यानी प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति तरंग और कण दोनों प्रकार की होती है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ देखते हैं। मृग तृष्णा जो है उदाहरण किसका है? मृग तृष्णा का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर मृग तृष्णा मतलब मृग का मतलब होता है हिरण और तृष्णा का मतलब होता है प्यास। मृग तृष्णा जैसे अपने डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में क्या होता है कि
जैसे रेगिस्तान में बहुत दूरी तक जैसे अपन को जो है पानी इस प्रकार से झिलमिलाता हुआ नजर आता है। अब वो किसके कारण नजर आता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है नजर आता है। इसी प्रकार हिरण को जो प्यास लगती है तब वो डेजर्ट में उसको पानी इस तरीके से झिलमिलाता हुआ नजर आता है और वो उस पानी की तरफ जो है दौड़ता है, लेकिन उस स्थान पर पहुंचने पर उसे लगता है या आभास होता है कि वहां पर पानी नहीं है। फिर वो आगे की तरफ देखता है तो वापस उसको झिलमिलाते हुए दिखाई देता है। इस प्रकार से वो कंटिन्यू जो है दौड़ता रहता है और अंतिम में क्या होता है? उसकी मौत हो जाती है। अंतिम में क्या होता है? मौत हो जाती है। किसके कारण? तो प्यास के कारण। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। यानी मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एग्जाम्पल है। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अब आकाश का रंग नीला जो होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है? तो आपको पता ही है किसके कारण होगा? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन या फिर प्रकीर्णन। किसके कारण होगा? तो प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकीर्णन क्या होता है? तो देखो, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। क्या मतलब होता है? फैलना। अब कैसे? जैसे देखो, अंतरिक्ष से ये प्रकाश जब आता है और अपने वायुमंडल में जब ये प्रवेश करता है तो वायुमंडल में अपने क्या होते हैं? धूल मिट्टी के कण होते हैं। इन धूल मिट्टी के कण और अन्य कणों से ये प्रकाश टकरा करके क्या होता है? फैलता है। ओके, और इसी फैलने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। सबसे अधिक प्रकीर्णन जो होता है वो किस रंग का होता है? नीले रंग का या फिर बैंगनी रंग का हम लोग कह सकते हैं। ओके, इसलिए आकाश का रंग जो है हम लोगों को कैसा दिखाई देता है? तो नीले रंग में दिखाई देता है। बराबर ना? ये चीज़ ध्यान में रखनी है हम लोगों को कि प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो नीला रंग दिखाई देता है। ओके, तो आप लोग जो है प्रकाश वाले चैप्टर में जो वीडियो मैंने बना रखा है उस वीडियो को आप लोग एक बार जरूर पढ़ना, ताकि प्रकाश से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हो उन सारे क्वेश्चनों की डाउट जो है आपके दिमाग में चल रही हो वो कंप्लीट हो जाए। बराबर? चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्या कहता है? एक प्रिज्म से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो अभी मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब ये हमारा क्या होता है? एक प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से अगर मैं प्रकाश तरंग को गुजारूंगा तो प्रकाश जो है अलग अलग 7 रंगों में क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। अलग अलग 7 रंग। और वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो मैं आपको बता दूं, VIBGYOR, विबग्योर। इसमें से सबसे अधिक रंग जो है विचलित होगा वो कौन सा होगा? V होगा। सबसे कम विचलन रंग कौन सा होगा? तो R होगा। V का मतलब क्या होता है? वायलट यानी कि बैंगनी। I का मतलब इंडिगो यानी कि आसमानी। B का मतलब होता है ब्लू यानी कि नीला। और G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R मतलब रेड। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना है। तो एक प्रिज्म में से जब प्रकाश गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? तो सबसे कम विचलन कौन सा होगा? तो रेड होगा। यहां से अपना आंसर क्या निकल के आता है? लाल। यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। बराबर? आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो 10 क्वेश्चन ये है, एक अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा? तो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, वह सीधा होता है। और उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी होता है एंड सीधा भी होता है। ये चीज ध्यान में रखना है। जब आभासी होगा तो उसका वास्तव में क्या होता है? आभासी होगा तो वो सीधा तो होगा ही होगा, और जब वास्तविक होगा तो वो क्या होगा? उल्टा होगा। ओके, बात समझ में आ गई ना? सॉरी, देखो यहां पर एक क्वेश्चन, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? अवतल दर्पण। और अवतल लेंस जो होती है, अगर यहां पर लिखा हुआ होता है लेंस, देखो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, मैंने भी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ा।
देखो क्या है, अवतल दर्पण है। जब अवतल लेंस होता है तब उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। जब अवतल दर्पण कह देंगे तो इस पर जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। आई बात समझ में ना। और उत्तल दर्पण जो होता है उसमें जो बनता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। दर्पण और लेंस जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं प्रतिबिंब में, इसलिए आप प्रकाश में जो है दर्पण वाला चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण पर जो है आभासी तथा सीधा बनता है, इसलिए हम लोग गाड़ी की साइड वाले मिरर में हम लोग उत्तल दर्पण लगाते हैं ताकि हम लोगों को आभासी व सीधा प्रतिबिंब दिखाई दे। दर्पण की बात हो रही है, लेंस की बात नहीं हो रही है। लेंस में जो होता है वो अवतल लेंस में जो होता है वो आभासी तथा सीधा बनता है। दर्पण में जब बात करते हैं तब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। तो इसका आंसर जो है अपने बी हो जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत किसके कारण दिखाई देते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था वो किसके कारण दिखाई देंगे, तो अपवर्तन के कारण। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है मतलब अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं, बराबर ना। तारे किस प्रकार से टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, एक प्रेक्षक को जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं तो कौन सी घटना होती है। तो ये अलग अलग क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछने का तरीका है, बराबर है। यहाँ पे सारे क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन देखे जाते हैं हमारे यहाँ पे। तो चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उत्तल लेंस की शक्ति होती है। अब देखो लेंस की बात चल रही है तो उत्तल लेंस जो होता है वो धनात्मक होता है और अवतल लेंस जो होता है उसकी शक्ति जो होती है वो किस में होती है, तो ऋणात्मक में होती है। ओके, शक्ति कह दो या क्षमता कह दो। तो देखो, और लेंस की क्षमता को हम लोग जो है किसके द्वारा मापते हैं, तो डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है। ये चीज भी ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन हमारा है कि उत्तल लेंस की शक्ति किस में होगी, तो वो धनात्मक में होगी, पॉजिटिव में होगी। और अवतल लेंस की अगर बात करता है तो अवतल लेंस की शक्ति जो है वो किस में होती है, तो ऋणात्मक में होती है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं। तो सीधी सी बात है कि ये प्रकाश वाले टॉपिक्स में अच्छी तरीके से बताया गया है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की जो किरणें होती है वो किस बिंदु पर मिलेगी, तो फोकस बिंदु पर आपस में मिलेगी यहाँ पर। नहीं, इसका आंसर क्या हो जाता है, 13 का ए होगा। ओके, वक्रता के अंदर ध्रुव और अनंत ये नहीं होगा बल्कि क्या होगा, फोकस पर होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सोडियम परावर्तक लैंप में उपयुक्त होने वाला लेंस कौन सा होता है या दर्पण कौन सा होता है, यानी कि सोडियम परावर्तक लैंप में उपयोग होता है कौन सा जो अपना दर्पण जो होता है वो सोडियम परावर्तक लैंप में जो है वो उपयुक्त होता है। ओके, सोडियम परावर्तक एक लैंप है, उस लैंप में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो है वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी तथा सीधा बनता है। ओके, ये चीज ध्यान में रखना है हम लोगों को। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में क्या होता है, सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला उपकरण है। मतलब कि सूर्य की किरणों को हम लोग जो है किसके द्वारा मापते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, एक्टियोमीटर। देखो, रिफ्रैक्टोमीटर ये कोई मीटर नहीं, विस्कोमीटर से हम लोग श्यानता मापते हैं, थियोलाइट से ये कोई नहीं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होता है, एक्टियोमीटर, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग पायरोमीटर। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। पायरोमीटर के द्वारा भी हम लोग जो है क्या मापते हैं, सूर्य किरणों की तीव्रता को मापते हैं, या फिर एक्टियोमीटर के द्वारा। ओके, इसमें क्या होता है, इस मीटर में जो है 800 डिग्री से ऊपर के तापमान को जो है मापा जाता है, नीचे के तापमान को हम लोग नहीं मापते। या फिर इस मीटर के द्वारा 800 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर को नहीं मापा जाता बल्कि 800 डिग्री से अधिक टेम्परेचर को ही मापा जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ये मैंने आपको जो है ऊष्मा, यानी कि अपने फिजिक्स वाले टॉपिक्स में ऊष्मा अपना जो टॉपिक है फिजिक्स में, उसमें जो है मैंने आपको बता रखा है किसको किसके द्वारा मापा जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
आंख, कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? कौन सा होता है? आंख, कान, नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होता है? तो अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो प्रकाश की वेग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, और ये किस में होता है? तो ये जो होता है वो निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में। यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग जो है निर्वात में कितना होगा? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। अगर हम लोग जल की बात करते हैं कि जल में जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और अगर यहाँ से मैं तेल की बात करता हूँ कि तेल में जो है प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 2.02 या फिर 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और यहीं से मैं अगर चट्टान की बात करता हूं कि चट्टान में जो है वो प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, तो ये चीज जो है ध्यान में रखना। चट्टान क्या होती है? ठोस होती है। देखो, तो यहां से अपने एक कंफ्यूजन ये भी दूर होता है कि सबसे अधिक प्रकाश का वेग किसमें होता है? निर्वात में। ये देखो 3, 2, 2 फिर 1, मतलब क्या? सबसे अधिक प्रकाश का वेग होता है निर्वात में। उसके बाद में किस में होता है? तो उसके बाद गैस में होगा, फिर द्रव में होगा, फिर अंतिम में किस में होगा? ठोस में। ये देखो, ठोस में जो है सबसे कम प्रकाश का वेग यानी कि चट्टान में कितना होता है? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। किस पर मिलती हैं? तो फोकस पर मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाश तंतु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है, तो प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि अभी अपने हम लोगों की जो सड़कें जो होती है वो खुदाई करके उसके नीचे तारे डाल रहे थे। वो तारे कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर की ही तारे हैं, प्रकाश तंतु की तारे होती है। बहुत ही पतली सी होती है, बालनुमा पतली होती है, जिनको एक साथ में करके फिर उसको अलग से पैक करके फिर उसको जो है जमीन के अंदर से गाड़ा जाता है। ओके, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो प्रकाश तरंग के किस घटना पर आधारित होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है आधारित होता है। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 ये है कि वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब जो है किस में हम लोग किस दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं? तो उस दर्पण का नाम क्या होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण में हम लोग जो है वो वस्तु के समान आकार का जो है प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, जैसे देखो, अगर मुझे जो है अपने सामने जो है समतल दर्पण पड़ा है और समतल दर्पण में मैं चाहता हूं कि मेरा जो है पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो समतल दर्पण की लंबाई कितनी होगी? मेरी लंबाई की आधी लंबाई जो है वो समतल दर्पण की होनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि समतल दर्पण में मेरा पूरा का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे, तो समतल दर्पण की लंबाई मेरी लंबाई की आधी होनी चाहिए। ओके, तो यहां से इसका आंसर क्या निकल के आता है? तो समतल दर्पण। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 ये है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अब सीधी सी बात है, दूर की वस्तु को देखना है तो हम लोग दूरबीन का प्रयोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन ये भी आता है कि दूरबीन में जो है किस प्रकार की लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का प्रयोग होगा। ओके,
आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? उसमें था प्राथमिक रंग कौन से है, इसमें है प्राथमिक रंग नहीं है। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था आर, जी और बी, ओके, रेड, ग्रीन और ब्लू, नीला, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये क्या है? प्राथमिक रंग है, और ये जो है प्राथमिक रंग नहीं है, ओके, ये चीज। अब मैं आपको, अभी हम लोगों ने एक और देखा था इससे पहले कि रेड, ग्रीन और ब्लू को ओके, तो निम्न में से प्राथमिक रंग नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पीला। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इन तीनों कलरों को आपस में मिलाता हूं तो कौन सा बन जाता है? तो व्हाइट कलर बन जाता है। आर और जी को दोनों को मिलाता हूं तो अपने कौन सा कलर बनता है? येलो। जी और बी को मिलाता हूं तो कौन सा बनता है? पीकॉक, नीला, ओके। और आर और बी को मिलाता हूं तो कौन सा कलर बनता है? तो मैजेंडा, एम। राजस्थान ग्रामीण बैंक, माई पैन कार्ड नंबर कह दो, ओके, या फिर इन तीनों को मिलाते हैं तो आरजीबी को मिलाने पर क्या बनता है? व्हाइट। तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है, किस रंग को किस में मिलाते हैं तो कौन सा रंग प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है रेड और ब्लू को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो मैजेंडा। रेड और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा प्राप्त होता है? तो येलो। जी और बी को मिलाने पर तो पीकॉक, नीला। अगर तीनों को मिला दूं तो कौन सा होता है? व्हाइट। अब मैं अगर किसी को मिलाता हूं, मैजेंडा और येलो को आपस में मिलाऊंगा तो व्हाइट ही प्राप्त होगा, ये ध्यान में रखना है, बराबर ना। और किसी और रंग को मिलाऊंगा तो उसमें कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो व्हाइट रंग ही प्राप्त होगा, ओके। तो चलो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 पर। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश की प्रकृति है। अभी मैंने आपको बताया था प्रकाश की प्रकृति कैसे होती है, तो तरंग और कण दोनों ही क्या होती है? प्रकाश की प्रकृति होती है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 24, जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो क्या होता है? तो देखो, यही जैसे ये हमारा है और इसमें क्या होता है? ये हमारा क्या है? जल है, वाटर है, और ये हमारा पानी, और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाता है? वायु। अब वायु से जब ये प्रकाश पानी में प्रवेश करती है और बीच में ये हमारा अभिलंब है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ये घटना कौन सी है? तो अपवर्तन की घटना है, मैं आपको समझा चुका हूं, ओके। तो प्रकाश की तरंग वायु से पानी में गमन करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? तो ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो बढ़ती है, बराबर ना। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ेगी। आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि बरसात हो गई, बरसात होने के बाद में जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उस समय क्या होती है? ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे आप ये अनुमान लगा सकते हो कि जैसे ही ताप बढ़ा तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या हो जाती है? बढ़ गई, ओके। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज बता देता हूं। देखो, ये होता है VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर में हम लोग इस तरफ और यूं और इस तरफ, यहां से हम लोग देखते हैं ऊर्जा, आवर्ती, ऊर्जा, आवर्ती और अपवर्तनांक, वर्तनांक एंड प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। और यहां से हम लोग देखते हैं तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, ओके। अब देखो, यहां से R से हम लोग V की तरफ जाएंगे तब प्रकीर्णन, अपवर्तनांक, आवर्ती और ऊर्जा का मान जो है वो बढ़ेगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा V की, आवर्ती V की, अपवर्तनांक V की और प्रकीर्णन भी V का होता है। V का मतलब क्या होता है? वायलॉट यानी कि बैंगनी, I का मतलब इंडिगो यानी कि आसमानी।
बी यानी ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, और V से R की तरफ जाएंगी तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा। अब देखो ऊर्जा सबसे कम किसकी है, R की, आवर्ती R की, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन भी R के जो है वो कम है। ओके, अब क्वेश्चन क्या कहता है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तो अपवर्तनांक किसका कम होगा, R का, यानी कि रेड का, यानी कि लाल रंग का जो है वो अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है। बराबर। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है, तो सीधी सी बात है, पानी के जहाज की गति को हम लोग नॉट के द्वारा मापते हैं, ये चीज जो है हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश के किस सिद्धांत से हीरा चमकता है, तो हीरे का चमकना प्रकाश तरंग की कौन सी घटना प्रदर्शित करती है, तो प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो है प्रदर्शित होती है, किसमें, जब पूर्ण हीरा जो है चमकना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हीरे का चमकना प्रकाश की कौन सी घटना प्रदर्शित होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, ये चीज ध्यान रखना। और हीरे के बारे में और क्वेश्चन कौन से हैं, तो हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। कई बार अपने एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो वो पदार्थ कौन सा होगा, तो हीरा होगा। ओके, धातु के बारे में पूछे कि धातु सबसे कठोर कौन सी होती है, तो वो धातु कौन सी हो जाएगी, हमारी प्लेटिनम। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हीरे से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं, हीरे के से संबंधित बहुत ज़्यादा, हीरे की जो मात्रक क्या होता है, हीरे को किस में मापा जाता है, हीरे का प्रयोग कहाँ पर होता है, फोनोग्राफी क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस जो है, तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको हम लोगों ने जब अपने केमिस्ट्री में अधातु पढ़ी थी, अधातु में कार्बन पढ़ा था, कार्बन के जो हम लोगों ने अपरूप जो पढ़े थे, उस अपरूप में जो है हम लोगों ने हीरे को पढ़ा था। और हीरा जो है शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप है, ये भी बताया गया है। क्रिस्टलीय अपरूप कौन कौन से होते हैं, ये भी सारी बताई गई है। तो इन सारे क्वेश्चनों का आंसर जो है आपको अपने केमिस्ट्री के अधातु में आपको कार्बन जो है अधातु कार्बन है, उसके अंतर्गत ये सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए गए हैं, तो आप वहां से जो है पढ़ सकते हो। ओके, आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कहता है, सोलर कुकर में प्रयुक्त होता है। सोलर कुकर में जो है अभी मैंने आपको बताया था, सोलर कुकर में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, तो अवतल लेंस जो है वो प्रयुक्त होता है। बराबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 की तरफ चलते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो मायोपिया कहेंगे। और मायोपिया में जो प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ पर बनता है, तो मायोपिया में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के आगे बनता है। हमारी आंख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और जब मायोपिया रोग हो जाता है तो रेटिना के आगे जो है वो प्रतिबिंब बनना स्टार्ट होता है। बराबर ना। तो जब मायोपिया हो जाता है तो उस समय जो है रेटिना को भी जो है सेट किया जाता है इस रोग में। हालांकि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो हम लोगों को दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु हम लोगों को जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के निवारण के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। बराबर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, तो ये आपको पता ही है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर पुनः लौटने की घटना को, उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कहेंगे। अब कैसे, ये देखो, ये एक कोई चिकनी सतह है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी सतह। बराबर। अब यहां से ये प्रकाश आया, प्रकाश का ये देखो, प्रकाश का किसी अपारदर्शी सतह या फिर चिकने पृष्ठ से टकराकर प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है प्रकाश से संबंधित है, तो आप वहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हो। बराबर ना। अपने वीडियो जो बनाए गए हैं उस वीडियो में आप लोग देखोगे बार बार तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। रोमर नामक जो साइंटिस्ट है, इस साइंटिस्ट ने जो है प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम ज्ञात किया था। ओके, प्रकाश का वेग सबसे अधिक जो है किस में होता है, तो निर्वात में होता है।
कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ओके, सबसे अधिक प्रकाश का वेग जो है वो किस में होता है, निर्वात में, उसके बाद में किस में, गैस में, फिर द्रव में, फिर ठोस में होता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो अभी रोमर ने ज्ञात किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर जो है मुड़ा हुआ या छोटा दिखाई पड़ता है, वो किस घटना के कारण ऐसा होता है, तो देखो पानी में अगर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पैर का मुड़ा हुआ दिखाई देना, किसी परख नली का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सारी घटना जो होती है वो प्रकाश तरंग के अपवर्तन घटना के कारण होती हैं। बराबर ना। तो पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर कैसा दिखाई देता है, वो मुड़ा हुआ, वो छोटा दिखाई देता है। ये प्रकाश तरंग की कौन सी घटना है, तो अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 35 की ओर। प्रकाश की प्रकृति कैसी है, तो अभी मैंने आपको बताई थी प्रकाश की प्रकृति जो है वो तरंग व कण दोनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट अपना आता है 36। जब प्रकाश की किरण वायु से पानी में गमन करती है तो क्या होता है, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभी मैंने वापस आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 37। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, तो ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ये भी मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के द्वारा बताया था। जैसे बरसात होती है तो बरसात के बाद में जैसे ही सूर्य निकलता है तो क्या होती है, उसकी आपेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है। बराबर ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 38। चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी की सतह तक आने में समय लेता है। जो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर आने में 90 सेकेंड लगते हैं। 90 सेकेंड बोले तो 1.30 सेकेंड। देखो इसमें पॉइंटों में दिया हुआ है 1.29, 1.27, 1.25। अपने एग्जाम में इस तरीके के जो है एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, एक ही इन चारों में से कोई एक एग्जाम्पल मिलेगा। लेकिन राइट आंसर अगर इस तरीके का भी अगर आ जाए तो अपना आंसर कौन सा होता है, 1.30 सेकेंड, यानी कि 90 सेकेंड जो है वो लगता है। 90 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट और 30 सेकेंड का समय जो है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकेंड या फिर लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 सेकेंड का समय लगता है, यानी कि 8 मिनट और 20 सेकेंड या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। आगे देखिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 39। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मतलब कि प्रकाश जो होता है उसकी तरंग और कण दोनों प्रकार की प्रकृति होती है, और कण में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा का बंडल। वही ऊर्जा का बंडल क्या कहलाता है, फोटोन। आई बात समझ में। तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, तो प्रकाश तरंग जो होती है एक प्रकार की कौन सी तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। और ध्वनि जो होती है, साउंड जो होता है वो किस प्रकार की तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। तो यहां से अपने 40 का आंसर क्या आ जाता है, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, नाभिकीय विखंडन दोनों या इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा तो अपने क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग होगी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर अपने 41। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो प्रकाश का वेग अभी मैंने आपको बताया था, प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है, सबसे अधिक प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बराबर ना। ओके, नेक्स्ट अपने आता है 42। दाब का मात्रक क्या होता है, तो दाब का मात्रक जो होता है वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। ये चीज जो है ध्यान में रखना है। ओके, न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो बल का मात्रक। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो आवेश का मात्रक। फेराडे किसका होता है, तो संधारित्र का मात्रक होता है। ओके, और पास्कल किसका मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। फेराडे किसका मात्रक है, तो देखो ये किसका आ गया, संधारित्र का। संधारित्र का मात्रक क्या होता है, तो फेराडे होता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। दूरी का मात्रक क्या होता है, तो मीटर। ओके,
चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो देखो पृष्ठ तनाव की इकाई जो है न्यूटन मीटर भी होती है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होती है और डायन सेंटीमीटर भी होती है। ये तीनों होती हैं, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इन तीनों को जो है आपको याद रखना है और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक इसका कौन सा है? न्यूटन प्रति मीटर। ओके, तो पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति मीटर भी होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है और डायन प्रति सेंटीमीटर भी होता है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कार्य का एसआई में मात्रक क्या है? तो कार्य का एसआई में मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। क्या होता है? जूल। ओके, मीटर प्रति सेकंड अभी हम लोगों ने देखा था कि मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है? न्यूटन भी देखा, वॉट भी देखा। वॉट किसका मात्रक होता है? तो वॉट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मतलब होता है आर। आर का मात्रक यानी कि प्रतिरोध हम लोग किसको बोलते हैं? कैपिटल आर को। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जब किसी पदार्थ में अवरोध उत्पन्न होता है तो उस अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध को आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इस प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो क्या है? ओम। ओके, जर्मनी का वैज्ञानिक है सर जॉन ओम्स, उसने जो है इस प्रतिरोध इसका दिया था, उसके नाम पर जो है प्रतिरोध इस पे दिया हुआ है, प्रतिरोध का मात्रक दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। W का मात्रक क्या होता है? तो जूल और Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ये कई बार भी पूछा जाता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। इस दोनों को हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे वोल्ट। तो विभवांतर यानी V बराबर क्या होता है? W/Q यानी कि जूल/कूलाम इज इक्वल टू वॉल। तो ये और ये दोनों जो है हम लोगों को जो है मात्रक जो है याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं अपना बल का एसआई पद्धति में मात्रक है। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। सीधी सी बात है, बल का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन होगा। नेक्स्ट अपने आता है क्वेश्चन नंबर 49। सेल के विभवांतर की इकाई क्या है? देखो ये आ गया जूल/कूलाम। अभी मैंने आपको बताया था V इज इक्वल टू क्या होता है? तो W/Q होता है। W का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल और आवेश यानी Q का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ओके, और इसी को मैं क्या बोलता हूं? वोल्ट। तो ये चीज जो है ध्यान में रखना है, जूल/कूलाम। तो ये किसका मात्रक हो जाता है? विभवांतर का मात्रक। तो क्वेश्चन जो है किसी तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपना आता है क्वेश्चन नंबर 50। एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक होता है? तो देखो चुंबकीय आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। चुंबकीय फ्लक्स का नहीं, और घनत्व का मात्रक, डेंसिटी का मात्रक, और विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक या फिर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक तो किसका होता है? हम लोग इसमें देखते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जो है वो क्या होगा? एम्पियर प्रति घंटा होगा। ओके, तो यहाँ से अपने जो है वो 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। और इन क्वेश्चनों को आप लोग जो है बार बार इस वीडियो को देखते रहे, जिससे आपके कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए। और इन क्वेश्चन में जो है ये क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको आप बार बार पढ़ते रहे ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। बराबर। ओके, थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए।